Hello everyone, welcome back to PYQ analysis series of Avlokan IAS. We are discussing PYQs of history. So far we have discussed till Delhi Sultanate, and today we are going to discuss about Mughal and regional states. All those PYQs which are related to these topics, those will be discussed in this video. So let us start. अब देखो PYQ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमें प्रीलिम्स देना होता है। PYQs का एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने जिस तरीके से क्वेश्चंस बताए थे उसमें मैंने बताया था कि यूपीएससी एक सेट पैटर्न को ही फॉलो करता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। वेयर एज कोई भी आप मॉक टेस्ट देने जाते हो या आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हो, वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिसिंग मिलेंगी। तो मॉक टेस्ट लगाओ अपनी प्रैक्टिस के लिए और पीवाईक्यूज को एनालाइज करो फाइनल डे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए। फाइनल डे में ये पीवाईक्यूज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। वहाँ पर मॉक टेस्ट आपको नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को रिकॉल करने में हेल्प करेंगे, बट पीवाईक्यूज आपको क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेटमेंट को कैसे निगेट करना है, कहाँ पर यूपीएससी माइंड गेम्स खेलता है आपके साथ, किस तरीके से स्टेटमेंट्स को फ्रेम करता है, कहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है, कहाँ पर नहीं करती है, नॉलेज कहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये सब आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू से। जो कि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी उनमें मैंने कुछ कुछ तरीके बताए हैं। दोज आर नॉट द ट्रिक्स। ये एक पैटर्न है जो यूपीएससी फॉलो करता है, और ट्रिक्स पर आप जाएंगे तो आप अल्टीमेटली एग्जाम में फेल कर जाएंगे। ट्रिक्स काम नहीं करती हैं। पिछले कुछ सालों से जो भी ट्रिक्स होती थी वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं जैसे पहले वर्क करती थी, कि आपने एलिमिनेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब वो काम नहीं करता है। अब रोल है नॉलेज का, लॉजिकल गेस का, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर काफ़ी रोल आ जाता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और समझेंगे कि इनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर पे किस रूलर ने यहाँ पर एक बड़ा डैम बनाया है? एंड अ कैनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। तो कैपिटल सिटी तक एक लंबी कैनाल किसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं: देवराय वन, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, वीरूपक्ष। देखो, वीरूपक्ष इज नॉट द रूलर। वीरूपक्ष वॉज द गॉड हु वॉज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाय द विजयनगर रूलर्स एंड एट द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो वीरूपक्ष यहाँ पर आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये एलिमिनेट हो गए। अब देखो, एलिमिनेशन किस तरीके से वर्क कर सकता है। गलत चीज आपको पता चल गई तो इसको आपने हटा दिया। अब आपको इन तीन में से कोई आंसर ढूंढना है, ठीक है। अब इन तीन में आपने मल्लिकार्जुन कोई आपने प्रोमिनेंट फेमस रूलर ऐसा नहीं सुना है विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। होंगे कोई, आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता, ठीक है, कौन है मल्लिकार्जुन, होंगे किसी भी डायनेस्टी से होंगे, इतना मैटर नहीं करते। वीर विजय और देवराय वन, तो इनमें अगर आप देखो तो देवराय वन ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी पूरी विजयनगर एम्पायर की जो सिटी कंस्ट्रक्शन थी या सिटी को एस्टेब्लिश करने में और विजयनगर एम्पायर को एक्सपेंड करने में और एस्टेब्लिश करने में। तो हो ना हो, कैसे भी करके आपके जो आपको सबसे सही स्टेटमेंट, सबसे सही यहाँ पर रूलर नजर आ रहा है, दैट इज देवराय वन। अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपने कम अटेम्प्ट किए हैं और आपको एक रिस्क लेना है, तो आप रिस्क उस पे लो जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो उसके सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। वीर विजय आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, बट विजयनगर एम्पायर जिसने पढ़ी होगी उसने ये स्टोरी भी पढ़ी होगी और उसको पता है कि देवराय वन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो हमारा आंसर भी कोई इसी तरीके से यहाँ तक हम इस आंसर को पहुंच सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपको ऑलरेडी पता हो, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये बात हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ये दिया गया है कि ये आसानी से आप इस आंसर तक इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्तुगीज। तो गुजरात रूलर की बात हो रही है यहाँ पे। अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, तो जिसने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी उसमें दिया गया है क्लियरली कि बहादुर शाह ने, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है दैट इज सी, बहादुर शाह ने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1534। तो ट्रीटी ऑफ बसीन में यहाँ पर बहादुर शाह ने क्या किया था, ड्यू जो है पोर्तुगीज को दे दिया था
एज वेल एज अदर टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर। तो इनमें से कुछ और टेरिटरीज थी जैसे कि बसाई हो गया और आइलैंड हो गया, अ, जो मुंबई से रिलेटेड था, वो सब किसको दे दिया गया था, यहाँ पर पोर्तुगीज को दे दिया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, बहादुर शाह। तो क्या ये यहाँ पर कोई गैस वर्क काम करेगा, कुछ भी नहीं। क्या कोई एलिमिनेशन काम करेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या काम करेगा, आपकी नॉलेज और आपका रिवीजन। तो इसलिए ही कहा जाता है कि रिवाइज एज मैनी टाइम्स यू कैन। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और टेस्ट सीरीज में भी इस तरीके के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से भी आप इन क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हो अपनी नॉलेज के बेस पर और आपने जो पीछे प्रैक्टिस की है उससे। ठीक है, यहाँ पर कोई सच एलिमिनेशन टेक्निक वर्क नहीं करेगी। योगा वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द राइन ऑफ। अब देखो योग वशिष्ठ, अब ये बुक है पर्शियन में ट्रांसलेट की गई है निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा। निजामुद्दीन पानीपति का बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब इनका नाम सुन के बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि ये क्या नाम आ गया है, कौन सी बुक है ये। ठीक है, अब जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये चीज़ें टफ होती हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी कोई कहेगा किसी ने ये पढ़ा होगा या PYQs 10 बार सॉल्व किए होंगे, वो भी कमेंट में बोल देगा कि नहीं सर ये आप क्या बता रहे हो, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सिंपल हैं। जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी सिंपल है और कितनी कॉम्प्लेक्स। तो योग वशिष्ठ एक बुक है जो पर्शियन में ट्रांसलेट की गई निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा। किसके टाइम पीरियड में की गई है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक है, दिस बुक वॉज डेडिकेटेड टू सलीम, ये सलीम को डेडिकेटेड की गई थी और सलीम वॉज द सन ऑफ अकबर। किसके टाइम पीरियड में ये हुआ है, तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ज़्यादातर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन एवरी क्वेश्चन, अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें ये आंसर नहीं होगा। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें अकबर इज इन द ऑप्शन, अकबर और कृष्णदेव राय, अगर विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन और कृष्णदेव राय इज इन द ऑप्शन और अकबर अगर ऑप्शन में है और अशोक इन टर्म्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो ये तीन रूलर्स के नाम अगर आपको ऑप्शन में दिखते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा आंसर इज द करेक्ट आंसर और यू वांट टू टेक रिस्क, आपको रिस्क लेना है, तो टेक रिस्क अपॉन द अकबर। 90% चांसेस हैं कि वो आंसर सही होगा और इस केस में भी ये आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पर इतना मुझे भी नहीं याद है कि किसके टाइम पर निजामुद्दीन पानीपति ने यहाँ पर किसके टाइम पर ये बुक लिखी थी, बट यहाँ पर इस वाले लॉजिक से अगर आपका PYQ एनालिसिस अच्छा है तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगेन UPSC कई बार आपकी जो टेक्निक्स होती हैं इन पे इनके इनको पलट भी देता है और अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, तब फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, बट अभी उसको भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नुनीज, तो नुनीज की यहाँ पर बात हो रही है, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो देखो विजयनगर एम्पायर जब टॉपिक आप पढ़ोगे मिडिवल हिस्ट्री में, तो वहाँ पर बताया गया है कि वुमेन वर सोल्जर्स, वुमेन वर डूइंग रेसलिंग एट द टाइम, दे वर एजुकेटेड, तो उन्हें सब पता था, बहुत सारी चीज़ें पता थी। दे वर प्लेइंग की रोल इन द सोसाइटी एंड एज वेल एज इन द एम्पायर। तो वुमेन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर के टाइम पर। तो अगर उन्हें रेसलिंग आती है, ठीक है, ये आप नॉर्मली फैक्ट पढ़ोगे। एस्ट्रोलॉजी आपको पता है, ठीक है, अगर नॉलेज एजुकेशन ले रही हैं तो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में भी उनका कोई रोल होगा। अकाउंटिंग, ठीक है, एजुकेशन में ही आ जाता है। सूद सेइंग, तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही कि जो आप अल्टीमेटली कोई एक चीज़ हटा दो। ठीक है, ऐसी चीज़ है कि जनरल चारों चीज़ें दी गई हैं और वुमेन पर एम्फेसिस किया गया है विजयनगर एम्पायर में। उस लिहाज से आप इसमें 1 2 3 4 के साथ रिस्क ले सकते हो और यहाँ पर कई बार आपको 1 2 3 और 1 2 3 4 में रिस्क लेनी पड़ सकती है। बट ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि एक ऐसा लग रहा हो कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर नहीं है, बट ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जनरल चीज़ें हैं जो आसानी से हम यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, और सूद सेइंग इज रिलेटेड टू द सुपर और प्रोफेटिक एलिमेंट्स। तो जो प्रिडिक्शन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग ये सूद सेइंग टर्म यूज हुआ है। बहुत सारे लोगों को सूद सेइंग टर्म ही नहीं समझ में आएगा, तो बट इस क्वेश्चन में आप इस तरीके से रिस्क ले सकते हो। और अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं तो गो फॉर पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पॉलिटी एंड इकोनॉमी जहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के बजाय आप इन दो सब्जेक्ट्स पर रिलाई कर सकते हो अगर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है और आपने हिस्ट्री को अच्छे से नहीं किया है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। अब 2021 में पूछा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, दैट मीन्स अपने को छोटे से बड़े के सीक्वेंस में सेट करनी है चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर अब देखो मिडिवल टाइम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी बात हो रही है यहाँ पर, मिडिवल इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिवाइड हुआ था मिडिवल टाइम्स में, उसमें आप देखोगे कि जो सबसे बड़ा यहाँ पर एरिया था दैट वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंस, और प्रोविंस को बोला जाता था सूबा। तो सूबा हो गया सबसे बड़ा, ठीक है, सूबा सबसे बड़ा है। तो सूबा जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में रहेगा, दैट मीन्स कि या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। सूबा का जो हेड होता था उसको हम सूबेदार बोलते थे। अब हर सूबे को डिवाइड किया गया था कई सारी सरकार्स में, ठीक है, डिवीजनल यूनिट में। सरकार्स को डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स बोले गए थे परगना। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, सबसे छोटी यूनिट क्या थी यहाँ पर, परगना। परगना से ऊपर हमारे सरकार थे और सरकार से ऊपर सूबे था, ठीक है, सूबा होता था। सूबे का हेड कौन होता था, सूबेदार होता था। फिर इसी तरीके से हर एक डिवीजन पर हमें मिलिट्री ऑफिसर देखने को मिलेंगे, ट्रेजरर देखने को मिलेंगे, तो ये सारे हमें क्लर्क्स देखने को मिलेंगे, ये सब लोग भी हमें देखने को मिलते थे। तो अब इसके लिए करना क्या है, इस आंसर तक पहुंचना कैसे है। देखो हर आंसर तक आपको डायरेक्ट एग्जाम देने तो जा नहीं रहे हो, आप पढ़ के भी जाते हो, पढ़ के जाते हो तभी एग्जाम देने जाते हो। तो आपको क्या करना है कि दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, और जो मुगल का टाइम पीरियड है, और मैं कहूँगा इसमें आप मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज यहाँ पर विजयनगर 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 इन अंपायर्स के बारे में, ये जितनी भी अंपायर्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ के चले जाओ एक बार, कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, उससे बड़ी यूनिट क्या थी, उससे बड़ी यूनिट क्या थी। ये एक बार आप एक पेज पे लिख लो या फिर कोई टेबल ड्रॉ कर लो और वो आप याद कर लो। तो वहां से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और आएगा इन्हीं 3-4 डायनेस्टी से, ये याद रखना, इन्हीं 3-4 एम्पायर से रिलेटेड होगा, या तो दिल्ली सल्तनत से, या मुगल से, या मराठा से, या विजयनगर से। बामनी से ऐसा सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा। बामनी किंगडम से आप देखोगे तो उनके रूलर्स के बारे में पूछा जाता है, तो वहां पर आप उनके रूलर्स के नाम याद रखो, बट यहाँ पर आप इनका एडमिनिस्ट्रेशन याद कर लो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस डील करने में आसानी होगी। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको जो करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया उसको सर्कल कर देना। द निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाई अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। तो ये पूछा गया है यहाँ पर कि इस तरीके से। अब मैंने जो अभी तक जो भी वीडियोस किए हैं उनमें मैंने एक लॉजिक बताया था कि जहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें रूलर का नाम दिया हो, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ यूपीएससी इज ट्राइंग टू ट्रिक यू, ठीक है। तो रोहिलखंड किंगडम पूछा गया है ऑक्यूपाइड बाई अहमद शाह दुरानी, तो यहाँ पर एक रूलर का नाम दे दिया। तो अगर आपको गलत साबित करना ही है, बस उसी लॉजिक से जाओ कि यूपीएससी ऐसा करता है, तो आप इसको गलत कर सकते हो, ठीक है। मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, दिस इज अ नॉलेज बेस्ड स्टेटमेंट। तो नॉलेज पे बेस्ड है ये स्टेटमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि मैसूर किंगडम जो इमर्ज हुई थी, इट इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, और इनिशियली ये बोडेयार रूलर्स के अंडर में इसको स्टेब्लिश किया गया था, और बोडेयार रूलर्स रूल करते हैं यहाँ पर, और बाद में अदर मैसूर रूलर्स यहाँ पर रूल करते हैं, ठीक है। तो मैसूर डायनेस्टी बनती है। तो मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और तीसरा हमने गलत कर लिया। तीसरा अगर हमारा गलत है तो तीसरा दो स्टेटमेंट हमारे चले गए। सो वी हैव ओनली 2 स्टेटमेंट्स लेफ्ट। अब यहाँ पर आप देखो निजामत ऑफ एरकॉट, एरकॉट इज यूज्ड फॉर कर्नाटक, तो कर्नाटक के लिए पूछा गया, और ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारे लिए टफ, कि कर्नाटक क्या हैदराबाद से अलग हुआ था, या फिर इट वाज अंडर हैदराबाद स्टेट। तो अगर जिसको अच्छे से, जिसने ये वाला रीजन पढ़ा है, इस टाइम पीरियड को पढ़ा है, तो वही इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएगा और उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आप देखो बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं हिस्ट्री से थोड़े ट्रिकी, थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। एलिमिनेशन भी सब में नहीं लग रहा है, सारे स्टेटमेंट आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ एलिमिनेट कर ले जाओगे और सही आंसर तक पहुंच जाओगे, थोड़ी हार्डवर्क लगेगा यहाँ पर, आपकी प्रैक्टिस लगेगी और रिवीजन लगेंगे, उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। और शॉर्टकट्स मत अपनाना इन केस ऑफ हिस्ट्री, कि आपने कोई नोट्स रिवाइज कर लिए लास्ट मोमेंट पे। नोट्स अपने अगर हैंडमेड है उसको रिवाइज करो, और उसके अलावा आपको एक बेसिक सोर्स एनसीईआरटीज
या फिर कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, लाइक सतीश चंद्रा हो गई, या फिर आप जो स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इन बुक्स को आप प्रेफर करो, ठीक है, तब आप इन आंसर्स तक पहुंच सकते हो। द निजामत ऑफ आर्कॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हैदराबाद उससे बाहर नहीं निकला था, इट वॉज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट, तो ये हैदराबाद का प्रोटेक्टेड एरिया था, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो अगेन आप देखोगे यहाँ पर मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो औरंग वर्ड लिख दिया है, बनियन वर्ड लिख दिया है, मिरासीदार। अगेन टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको नहीं पता होगा कि टर्म कहाँ से आएगा, प्री मॉडर्न टाइम से उठा लिया जाएगा, या अर्ली मिडवल टाइम का होगा, या मिडवल हिस्ट्री के टाइम का होगा, कौन से टाइम पीरियड का की टर्म हो सकता है। तो कुछ एक जो याद कर सकते हो उतने याद करो, सारे याद करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो याद हो उनमें से अगर कुछ आ जाता है और कोई बेसिक आ जाता है तो उसको गलत ना करो, बस इतनी आपसे रिक्वायरमेंट होगी, हर स्टूडेंट उतना ही कर पाता है। अगर जो सब कर रहे हैं वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तब आप उनसे पीछे छूट जाते हो और वहीं पर आप कट ऑफ से भी बाहर हो जाते हो, ठीक है। तो औरंग हो गया, बनियन हो गया, मिरासीदार। बनियन वॉज द टर्म यूज फॉर द जो इंटरमीडियरीज होते थे, जो हेल्प करते थे मर्चेंट्स को, यहाँ पर इंडियन एजेंट्स होते थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट्स बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये जो मैच द फॉलोइंग में दिस इज करेक्ट। यहाँ पर औरंग यहाँ पर जो होता था, दिस इज इनकरेक्ट। औरंग वर्ड यूज होता था, पर्सियन टर्म है, और दिस टर्म वाज यूज फॉर द बेयर हाउसेस, तो बेयर हाउस के लिए ये टर्म यूज होता था। नेक्स्ट इज मिरासीदार। मिरासीदार टर्म यहाँ पर रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम में यूज होता था, और मिरासीदार के पास यहाँ पर लैंड राइट्स हुआ करते थे, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर्स ऑफ द स्टेट, इनके पास लैंड राइट्स होते थे और ये रेवेन्यू पे करते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट से हमारे दो गए, एंड बी यहाँ पर 2 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। विद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पर सर्कल कर लेना है, कई बार हमारे कुछ क्वेश्चन तो इसलिए ही गलत हो जाते हैं क्योंकि हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि नॉट था या नहीं था, तो नॉट के बजाय हम लोग करेक्ट ढूंढ के और उस पर टिक करके चले जाते हैं और हमें लगता है हमने सही आंसर टिक किया है, और बाद में पता चलता है कि यहाँ पे तो नॉट भी दिया गया था। तो इसलिए मैं बार बार इसी चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि 2 से 4 नंबर तो आप अपने इसी तरीके से बचा सकते हो, ये ध्यान देकर कि स्टेटमेंट पूछ क्या रहा है। एक बार कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप 2 बार पढ़ो और देखो कि उसमें पूछा क्या है, एग्जैक्टली क्या पूछा है। सो मियां तानसेन से रिलेटेड क्वेश्चन है और नॉट करेक्ट पूछा गया है। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्पर अकबर, पता नहीं। तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, यस पता है, सबको पढ़ा होगा। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए इन्होंने। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, बहुत सारे राग यहाँ पर इन्वेंट किए हैं तानसेन ने। तो तीनों स्टेटमेंट्स जनरल स्टेटमेंट्स हैं और तीनों ही फिट बैठती हैं फॉर द कैरियर ऑफ तानसेन, तो तानसेन के ऊपर सारी फिट बैठती हैं। बट यहाँ पर अगेन मैंने वही जो आपको लॉजिक दिया है कि कहीं पर भी रूलर का नाम आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसके द्वारा किया गया है, इसके द्वारा नहीं किया गया, अगेन वहीं पर ही दिमाग चलना चाहिए और दिमाग यहाँ पर फिर से चलना चाहिए। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाई अकबर, लगेगा कि ऐसा हुआ होगा कि अकबर ने ही इनको तानसेन नाम दिया था, बट दिस इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज द आंसर एयर, ए इज द आंसर। अकबर के द्वारा यहाँ पर इनको मियाँ का टाइटल नहीं दिया गया था, ये टाइटल दिया गया था विक्रमजीत जो राजा थे ग्वालियर के। सो ग्वालियर किंग विक्रमजीत के द्वारा यहाँ पर टाइटल दिया गया था टू मियां तानसेन, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा सा आपको अपने आंख और कान खोल के रखने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है और मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ। विद रेफरेंस टू नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया विच इज और द डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार, तो जागीरदार और जमींदार में डिफरेंस पूछा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर डिफरेंस पूछ लिया। अगेन कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से कंपेयर किया जाएगा और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में आपका तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेयर एज जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ। अब देखो यूपीएससी जब इस तरीके के टर्म्स यूज करता है ना, वेयर एज, फिर आप देखोगे लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडेटरी।
तो अगेन यहाँ पर कंपैरिजन है और यहाँ पर भी वेयर एज किया। तो देखो ये स्टेटमेंट कहीं पर बुक में ऐसे दिया नहीं जाता है, किसी भी बुक को आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इस तरीके से चीज़ें लिखी नहीं होती हैं कि वेयर एज या फिर ऐसे कंपैरिजन बेस्ड में। ये वो स्टेटमेंट होते हैं जो यूपीएससी फ्रेम करता है, दैट मीन्स कि वो बना रहा है। और जब वो कोई स्टेटमेंट फ्रेम करता है ना, तो फ्रेम करते हुए वो कुछ ऐसे टर्म को यूज करता है जहाँ पर वो वर्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ तो वो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वेयर एज वो कह रहा है कि नहीं इसमें ऐसा होता था और इसमें ऐसा नहीं होता था, तो ये बात पूछ रहा है कि ये ऐसा करते थे और ये ऐसा नहीं करते थे, या फिर ये दूसरी तरीके से करते थे। इस तरीके से ये माइंड प्ले करता है। अब यहाँ पर देखो, जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जमींदार के पास दूसरा कोई काम ही नहीं था, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था उनके ऊपर। सो आप यहाँ पर देखोगे, पहली बात तो यहीं पर ही गलत हो गई कि यहाँ पर ही जो स्टेटमेंट दिया गया है, जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज वेयर एज। तो आप देखोगे जमींदार जो थे दे वर हेरिडिटरी ऑनर्स ऑफ द लैंड, जिनके पास कुछ प्रिविलेजेस हुआ करते थे हेरिडिटरी बेसिस पे, जिनको हम राजा या फिर रायास भी बोलते थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेस रखते थे जो जमींदार होते थे एम्पायर में, तो ये रेवेन्यू कलेक्शन में तो हेल्प करते ही थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे, और जिसके लिए ये कुछ सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, जो कि आप जमींदारी सिस्टम में पढ़ोगे भी। तो जमींदारी और जागीरदारी को पढ़ोगे तो उसमें ये आप पढ़ोगे, और विदाउट लिख दिया कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता था, तो ऐसा तो नहीं होता था। तो यहीं पर ही ये गलत हो गया, अगर जागीरदार के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तब भी। तो जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। तो ठीक है, जागीरदार जो सिस्टम है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बात तो विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया की बात हो रही है, और यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम की बात हो रही है। तो ये पहली बात तो मुगल इंडिया से रिलेटेड है ही नहीं, जागीरदारी सिस्टम इज रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत विच वॉज कंटिन्यूड इन द मुगल पीरियड एज वेल। तो जागीरदारी सिस्टम इन जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर शुरू किया गया था, मुगल एरियाज में भी कंटिन्यू रहा ये। और जागीरदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे और जिसके लिए उन्हें सैलरी दी जाती थी। ठीक है, जागीरदार को लैंड असाइनमेंट्स नहीं दिए जाते थे, ये टैक्स कलेक्शन का इनके पास राइट्स था और जिसके लिए इनको सैलरीज दी जाती थी। चलो, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जमींदार के जो राइट्स थे दे वर हेरिडिटरी एंड नॉट ऑफ जागीरदार्स, एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। तो यहाँ पर फिर से वही वर्ड प्ले किया है और दोनों ही इनकरेक्ट है, नाइदर वन और टू इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। अब इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की बात हो रही है, पेंटिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर, और कह रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट से जो इन्होंने अपना एम्फेसिस है वो शिफ्ट किया और एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ अपना फोकस शिफ्ट किया। ऐसा कौन मुगल रूलर था? अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में चारों ही मुगल रूलर्स के नाम है और यहाँ पर अकबर का नाम भी लिखा है। अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि अकबर ऑप्शन में हो तो आंख बंद करके मार देना, बट यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को भी देखो, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे किसने फोकस किया था, तो पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट पे फोकस सबसे ज्यादा किसका था? तो बेसिक कोई भी सोर्स आप पढ़ रहे होगे ना मुगल्स के बारे में, वहां पर चीख चीख के लिखा हुआ है कि जहांगीर ने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था पेंटिंग्स के ऊपर, और अकबर ने इतना ज्यादा एम्फेसिस पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट के ऊपर नहीं किया गया था, नहीं किया था। और जहांगीर ने यहाँ पर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट हो, बर्ड्स एंड एनिमल्स हो, उसकी लाइफ के बारे में लाइफ इवेंट्स हो, उन सबको यहाँ पर पोर्ट्रेट किया जाता था थ्रू एल्बम्स या फिर पेंटिंग्स। तो इसका आंसर यहाँ पर अकबर नहीं होगा, जहांगीर होगा। बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप एकदम आंख बंद करके मार के आ जाओगे तब तो आपका गलत हो ही जाएगा। एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और अगर कुछ भी ऐसा दिखे तो एक बार जरूर सोचना कि सही आंसर क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा टफ पूछा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जहांगीर आसानी से आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात है नहीं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कृष्णदेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि विजयनगर रूलर थे और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो यस, अगर आप विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि टैक्स रेट्स जो है लैंड पर देवर फिक्स्ड बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। सेकेंड स्टेटमेंट, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड ऑन इंडस्ट्रीज टैक्स। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर था, इट वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ये भी
एक जनरल स्टेटमेंट ही दिख रही है कि यस प्राइवेट ओनर्स होंगे जो वर्कशॉप चलाते होंगे, तो वो भी इंडस्ट्रीज टैक्स देते होंगे। तो इसमें कुछ ऐसा गलत करने जैसा नहीं दिख रहा कि ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं दिख रहा। आप इसमें नोट लगा के देखो कि नहीं ऐसा नहीं होता था, तो वो वाली संभावनाएं ही यहाँ पर कम लग रही हैं। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, और इसका आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन को जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनको उसी तरीके से डील करना है। बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, तो बंजारास मिडवल इंडियन हिस्ट्री के टाइम पर कौन थे? बंजारास सबको पता होगा, आज के टाइम पर भी बंजारे वो लोग होते हैं विच आर नोमैड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं। और जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं इन टुडेज टाइम, दे आर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट, वो एग्रीकल्चरिस्ट तो है नहीं, पेस्टोरलिस्ट भी नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट वॉरियर्स, वॉरियर्स भी बंजारा नहीं है। दे आर नॉट इवन वीवर्स, वीवर्स भी नहीं है। देन हु दे आर द ट्रेडर्स, ट्रेडिंग कम्युनिटी होती थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लेकर जाते थे, बेचते थे और वहीं पर रुक जाते थे और फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। सो दे आर द ट्रेडिंग कम्युनिटी, दिस इज द ट्रेडिंग कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। द टर्म आराघट्टा रिफर्स टू, आराघट्टा टर्म किससे रिलेटेड है? आराघट्टा टर्म बुक्स में दिया गया है, और आराघट्टा इज अ टर्म यूज्ड फॉर द पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील के लिए यूज होता था, विच वॉज यूज टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स। तो यहाँ पर अगर हमारे ऑप्शन देखें तो वाटर व्हील यूज इन द इरीगेशन ऑफ लैंड, तो यहाँ पर वाटर व्हील था जो कि लैंड इरीगेशन के लिए यूज किया जाता था, वाटर एक्सट्रैक्शन का काम करता था, इसी को ये माराघट्टा बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर से एक बार टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मिडिवल टर्म से रिलेटेड। तो वही है जो मैंने बताया कि एक बार नोट्स बना लो की टर्म से रिलेटेड, या फिर आपके पास ऑलरेडी हो तो उनको अच्छे से रिवाइज करो, और जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उनमें अगर कोई टर्म्स आ रहे हैं या उनसे रिलेटेड ऑप्शन में टर्म्स हैं तो उनको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाओ, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स याद करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट इज चंपक, दुर्गर एंड कुलता, मिडवल इंडियन स्टेट्स थे और इनका प्रेजेंट रीजन बताना है, और इनके पुराने नाम दिए गए हैं, ये जिस भी रीजन के हैं। तो पुराने नाम आपको याद आएंगे नहीं, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल नाम है नहीं जो आपको इतनी आसानी से याद आ जाए, या जनरली आप पढ़ते हो टेक्स्ट में, तो इनको याद कर पाना टफ है। जनरली ये क्वेश्चन टफ है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, स्किप करने वाला क्वेश्चन है। कोई अगर रिस्क ले रहा है, मैं होता पर्सनली तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता, बट मैंने भी ये क्वेश्चन बाद में ही इसका सॉल्यूशन पढ़ा है, और इसका सॉल्यूशन चंपक इज टर्म यूज फॉर द चंबा विच इज़ नॉट इन सेंट्रल इंडिया, दिस रीजन लाइज इन हिमाचल प्रदेश, दुर्गर रीजन लाइज इन जम्मू रीजन, एंड कुलता रीजन अगेन लाइज इन हिमाचल प्रदेश, नॉट इन मालाबार रीजन इन केरला। सो यहाँ पर अगेन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड दो टर्म यूज हुए हैं। ठीक है, और जम्मू से रिलेटेड, तो अगेन यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन बी। और यहाँ पर मैं होता तो इस क्वेश्चन को स्किप करता, मुझे भी इस क्वेश्चन के बारे में सॉल्यूशन से ही पता चला है, और मैंने इसके बारे में इन इन वर्ड्स के बारे में, मिडिवल स्टेट्स के बारे में, इनके ये नाम पहले याद नहीं किए थे। ठीक है, सो आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ इतनी आसान भी नहीं है और इतनी भी टफ नहीं है जितनी हम लोग समझ बैठते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी, न्यू सिटी की बात हो रही है, ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू द रिवर कृष्णा एंड तुंग, कृष्णा एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो कृष्णा रिवर के साउथ में जितनी रिवर बिलोंग करती थी दैट वाज द तुंगभद्रा रिवर, और तुंगभद्रा का जो दोआब है उससे रिलेटेड यहाँ पर किस डायनेस्टी के रिगार्डिंग तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर्स यूज होती हैं, तो कौन सी डायनेस्टी है जो यहाँ पर लोकेटेड थी इन मिडवल इंडिया? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही डायनेस्टी आपको नजर आएगी, दैट इज विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर एम्पायर डायनेस्टी का रूलर यहाँ पर आपको कौन नजर आ रहा है? दैट इज हरिहर। तो हरिहर वॉज द रूलर। इस लॉजिक से आप पहुंच सकते हो कि ये जो बात हो रही है विजयनगर से रिलेटेड बात है, और विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडिंग यहाँ पर जिसके द्वारा द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज हरिहर एंड बुक्का, तो हरिहर का नाम यहाँ पर दिया गया है, दैट इज वाई दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाता है। और जो कि एम्पायर इन 1336 इट वाज लेट डाउन, दे वर ओरिजिनली सर्व्ड अंडर द काकतिया रूलर्स ऑफ वारंगल, तो वारंगल के रीजन में जो काकतिया रूलर्स थे उसके अंडर में सर्व करने वाले विजयनगर के ये फाउंडर्स थे हरियर एंड बुक्का, और बाद में जाकर इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया एंड दे प्रोक्लेम्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, और इसी सिटी को बोला गया था विजयनगर।
द सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर तक पहुंचोगे। कंसीडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, बाबर के आने से इंडिया में क्या हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर पहली बार आया नहीं, गन पाउडर पहली बार इनके आने से नहीं आया, गन पाउडर इंडिया में पहले ही आ चुका था। बाबर ब्रॉट कैनन्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कैनन्स पहली बार बाबर लेकर आया था, बट नॉट द, यहाँ पर सब गन पाउडर यहाँ पर नहीं आया था। गन पाउडर चाइना से पहले ही कृष्णदेव राय के द्वारा यहाँ पर लाया गया था इंडिया में। ठीक है, तो गन पाउडर मिड 14th सेंचुरी में इंडिया में आ चुका था। फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। तो बाबर के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया आर्क एंड डोम। आर्क एंड डोम पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे। जिसने भी दिल्ली सल्तनत का अगर थोड़ा भी आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है तो आपको पता है कि उसमें आर्क एंड डोम्स देखने को मिलते हैं। तो आसानी से ये सिंपल स्टेटमेंट है जिसको आप यहाँ पर निगेट कर सकते हो, जिसको आप गलत कर सकते हो। स्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी इन द रीजन, तो तिमुरिद डायनेस्टी को यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाता है बाबर के द्वारा। सो अब देखते हैं क्या क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। तिमुरिद डायनेस्टी इज रिलेटेड टू तैमूर, और ये जो मुगल्स थे दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल्स, तो मंगोल्स के डिसेंडेंट्स थे। और मंगोल्स में भी जो तैमूर था, तैमूर की तरफ से जो पैटर्नल साइड ऑफ बाबर वाज रिलेटेड टू तैमूर एंड मैटरनल साइड वाज रिलेटेड टू चंगेज खान, तो इसलिए इसको तैमूरिड डायनेस्टी भी बोलते हैं इन इनिशियल स्टेज। तो यहाँ पर बाबर के द्वारा तैमूरिड डायनेस्टी की यहाँ पर स्थापना की गई थी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उस हिसाब से हम पहुंच जाते हैं ऑप्शन बी पर। तो अब आप देखो कि कई बार जो हमारा एक स्टेटमेंट आंसर में दिया गया होता है वो भी सही ऑप्शन होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं एक तो आंसर नहीं होगा, कम से कम 2 स्टेटमेंट तो आंसर होंगे। तो ये ध्यान देना, कई सारे आंसर्स में हमने ओनली वन स्टेटमेंट को भी करेक्ट किया है। तो हर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। इन स्टेटमेंट्स पर आप रिस्क मत लेना, आप अपनी नॉलेज को यहाँ पर टेस्ट करना, क्वेश्चंस में टेस्ट करना, जो भी एलिमिनेशन करना है, जो भी दिमाग लगाना है यहाँ पर एलिमिनेट करना, दिमाग यहाँ लगाना, फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करना कि अगर यहाँ पर कुछ गलत हो गया तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई कोई ऑप्शन कट हो जाएंगे। नीचे से मत शुरू हो जाना कि नहीं ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वाव, सबको पता है कि इबादत खाना अकबर ने क्यों स्टेब्लिश किया था। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इबादत खाना वाज द प्लेस वेयर रिलीजियस डिस्कशंस वर टेकिंग प्लेस बाय द रिलीजियस स्कॉलर्स, जिसमें अकबर वाज टेकिंग पार्ट, और उन डिस्कशंस में अकबर स्कॉलर्स के साथ में रिलीजियस डिस्कशंस करता था इबादत खाना में। सो दैट इज वाई दिस इज द ऑप्शन, और सी इज द करेक्ट आंसर है। सो इबादत खाना का रोल क्या था, इबादत से प्रेयर समझ में आती है और खाना इज द प्लेस। ठीक है, तो इबादत खाना का रूम यहाँ पर द रूम इन विच द नॉवल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। सो नॉवल्स यहाँ पर नहीं करते थे, स्कॉलर्स यहाँ पर करते थे, वेरियस रिलीजन्स को डिस्कस करते थे विद अकबर। अकबर यहाँ पर रिलीजियस डिस्कशन किया करता था। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है यार। और इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, 1575 में। सो इस तरीके से हमने देखे 2014 तक के क्वेश्चन हमारे लास्ट 10 ईयर्स के, जो मुगल से रिलेटेड हैं, जो कि रिलेटेड हैं रीजनल स्टेट से। इसके अलावा और जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और भी जानना है, कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है, इसके बाद भी आपको PYQs को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में बताओ हमको। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी हेल्प होगी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, हमारी टीम में कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।